हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत एडमिशन स्टार्ट हैं और 20 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उनकी लास्ट डेट 18 फरवरी है और उसके बाद प्रथम चरण का अंत हो जाएगा, यानी प्रथम चरण के फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। उसके बाद 19 से 25 फरवरी तक इन फॉर्मों का सत्यापन होगा। उसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी और एडमिशन होगा, फिर दूसरा चरण शुरू होगा। तो यूपीआरटी के तहत एडमिशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको फॉर्म भर लेना है और पहले चरण में भरने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद लॉटरी कैसे होगी, कैसे सत्यापन होगा और कैसे एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में यूपीआरटी एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूपी में आरटी के तहत होने वाले एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीआरटी एडमिशन लास्ट डेट। चूँकि लास्ट डेट एकदम करीब है इसलिए इसे मैं सबसे पहले शामिल कर रहा हूं कि यूपीआरटी की लास्ट डेट 18 फरवरी है, यानी 2 दिन में ही फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही फॉर्म भर लीजिए। आवेदन पत्रों का सत्यापन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है या आज फॉर्म आप भर देंगे तो उसके बाद 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉक आवेदन ही लॉटरी में शामिल होंगे। जो आवेदन निरस्त होंगे उनका निरस्त होने का कारण भी बताया जाएगा। अब 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन होगा, यानी वो चेक करेंगे कि कौन सा आवेदन पत्र सही है, कौन सा आवेदन पत्र सही नहीं है, और जो आवेदन पत्र सही रहेगा उसे लॉक कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किए जाने के बाद ही वो आवेदन लॉटरी के लिए शामिल होंगे, यानी वो आवेदन लॉटरी में शामिल होंगे और उन्हीं आवेदनों में से ही बच्चे चुने जाएंगे और जो आवेदन गलत पाए जाएंगे, सही नहीं पाए जाएंगे, वो निरस्त कर दिए जाएंगे और निरस्त करने का कारण भी बताया जाएगा। तो वेबसाइट पर निरस्त वाले आवेदनों की लिस्ट रहेगी और उसके सामने किस कारण से निरस्त हुए हैं वह भी दिया रहेगा। प्रथम चरण में फॉर्म भरने के फायदे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबको प्रथम चरण में ही फॉर्म भरने चाहिए और अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रथम चरण में कुछ अतिरिक्त फायदे मिल जाते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम चरण में फॉर्म भरने से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल जाता है। चूँकि सभी माता पिता अच्छे स्कूलों का ही ऑप्शन देते हैं तो अच्छे स्कूलों में सीट पहले फुल होती है। ऐसा नहीं है, कुछ सीट उनमें भी खाली रह जाती है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे स्कूल में सीट फुल हो जाती है। आगे के चरण में केवल खाली सीट पर एडमिशन होते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम बचता है। अब आगे के चरण में कुछ ही स्कूल में, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में 3 स्कूल हैं और 2 स्कूल में सीट फुल हो गई तो आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है। जो एक बचा हुआ स्कूल है आप उसी में एडमिशन ले पाएंगे और किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप प्रथम चरण में ही अप्लाई करें और प्रथम चरण में ही एडमिशन लेने की कोशिश करें। आगे के चरण के लिए उन्हीं स्कूलों में सीट खाली रहती है जिसको लोग कम पसंद करते हैं। जो आरटी के एडमिशन होते हैं उनमें आसपास के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं, यानी आसपास के माता पिता ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आसपास के माता पिता आसपास के स्कूलों को बहुत अच्छी तरीके से जानते रहते हैं और इसीलिए वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। तो प्रथम चरण में अच्छे स्कूलों में सीट फुल हो जाएगी और जो सीट खाली रहती है वो ऐसे स्कूल होते हैं जिन्हें लोग कम पसंद करते हैं। इसलिए आपको पहले चरण में ही अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया। अब अगर आपने आवेदन कर दिया है तो लॉटरी कैसे होगी, आपको प्रवेश के लिए लॉटरी कैसे निकाली जाएगी। तो अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केंद्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अब जो कंप्यूटर है वह सभी अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर दे देगा, मतलब एक लॉटरी नंबर दे देगा जो उसकी सीरियल वाइज नहीं रहता, वो रैंडम तरीके से देगा और उसके बाद उस नंबर के आरोही क्रम में और बच्चे की वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा। तो पहले तो आरोही क्रम रहेगा और दूसरा जिस हिसाब से बच्चे ने विद्यालय का ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से विद्यालय का आवंटन होगा। विद्यालयों को रजिस्टर ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है। तो जिस विद्यालय में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ रहेगा
उसमें रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी और उसके वेबसाइट पर भी भेजी जाएगी। आजकल वेबसाइट का ज़्यादा चलन है, वेबसाइट पे ही सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। लॉटरी के उपरांत चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। अब जैसे लॉटरी हो जाएगा तो जो बच्चा चयनित हुआ है उसको भी, और जो बच्चा चयनित नहीं हुआ है, उसका फॉर्म किसी कारण से निरस्त हो गया है, उनको भी एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि आप चयनित हुए हो या आपका आवेदन पत्र निरस्त हो गया है। लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिला अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। तो लॉटरी की डेट फिक्स रहती है। जैसे इस बार 26 फरवरी लॉटरी की डेट है प्रथम चरण के लिए, तो इसी तिथि को जिला अधिकारी द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके लॉटरी कराई जाएगी। और ये लॉटरी अब रैंडम तरीके से कंप्यूटर द्वारा कराई जाती है। तो ये जिम्मेदारी जिला अधिकारी की है कि वह पोर्टल पर लॉगिन करके लॉटरी कराएं। लॉटरी के आधार पर विद्यालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया। अब लॉटरी के बाद विद्यालय में प्रवेश कैसे होगा उसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा, जिसकी सूचना ओटीपी एसएमएस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होगी। तो जैसे ही जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन किया जाएगा और इसका ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। इसलिए आपके मोबाइल पर आएगा ताकि दूसरा कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। ओटीपी एसएमएस को अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय को दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी एवं अभ्यर्थी से संबंधित समस्त अभिलेख वेब पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो विद्यार्थी से ओटीपी लेकर लॉगिन करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट वेब पोर्टल से डाउनलोड किए जाएंगे और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विद्यालय प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी विद्यालय में इतने बच्चों का प्रवेश हो चुका है और इतनी सीट खाली है, यह भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में जाता है और किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, यानी दे पाने में असमर्थ है, तो उसका पूरा कारण वेब पोर्टल पर देना होगा और उसके बाद उस बच्चे को फिर जिला शिक्षा अधिकारी दूसरे स्कूल में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुए अपनी संस्तुति के साथ पुनः पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराएंगे। तो अगर उसमें कोई संशोधन की जरूरत है तो उसको डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जिला शिक्षा अधिकारी सूची को सत्यापन एवं संशोधित कर अपलोड करेंगे। प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय बच्चों की सूची जन्म तिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार, अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। जैसे ही एक चरण कंप्लीट होगा तो उसमें सभी विद्यालय सूची दिखाएंगे जिसमें जन्म तिथि, कक्षावार और लिंगवार, वर्गवार यानी अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे। उनके यहाँ एडमिशन की जो स्थिति होगी वो प्रदर्शित करेंगे ताकि क्लियर हो सके कि अभी भी उस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। प्रवेश के लिए आय संबंधी पात्रता। अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम हो, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हैं। तो जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2024 में 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएं मिलेंगी, यानी वो प्री प्राइमरी में एडमिशन पाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उस स्कूल में प्री प्राइमरी की क्लास चलती भी होनी चाहिए। अगर उस स्कूल में प्री प्राइमरी की क्लास नहीं है तो वहाँ बच्चे एडमिशन नहीं पा सकते। इसलिए मैं पहले भी बता रहा था कि यूपीआरटी में कक्षावार एज नहीं बताई गई है। कक्षावार मतलब जो पूर्व प्राथमिक है यानी प्री प्राइमरी है उसमें 3 से 6 वर्ष, जिसमें नर्सरी, KG1, KG2 या अन्य नाम से जो जाने जाते हैं की कक्षाएं होती हैं। ये 3 कक्षाओं के लिए एक संयुक्त उम्र बताई गई है, अलग अलग उम्र नहीं बताई गई है। और यही चीज़ वेबसाइट पर भी दिखती है। जैसे ही आप 3 से अधिक या 6 वर्ष से कम की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपको प्री प्राइमरी का ऑप्शन मिलता है, कोई नर्सरी, कोई KG1, KG2 का ऑप्शन नहीं मिलता है।
ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को 6 वर्ष या उससे अधिक एवं 7 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा कक्षा 1 में सुनिश्चित किया जाएगा। जो बच्चे 6 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम हैं, वो बच्चे क्लास 1 के लिए एलिजिबल होंगे, उनका एडमिशन क्लास 1 में लिया जाएगा। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु सीमा। यूपीआरटी में कक्षा अनुसार उम्र नहीं बताई गई है। बच्चे की जन्म तारीख भरने से कक्षा अपने आप ले लेता है, लेकिन आपकी सुविधा हेतु हम उम्र बता रहे हैं। तो कुछ उम्र मैं बता रहा हूं जो इस प्रकार है और इसी के आधार पर ही एडमिशन होते हैं, लेकिन लिखित में कोई ऐसी सूचना नहीं है क्योंकि 3 से 6 के बीच प्री प्राइमरी ही मानी जाती है। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए। प्री प्राइमरी यानी KG1 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए। प्री प्राइमरी यानी KG2 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए और पहली क्लास के लिए 6 से 7 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और ये उम्र 1 अप्रैल 2024 को होनी चाहिए। यूपीआरटी शेड्यूल, तो ये शेड्यूल जारी हुआ था जिसे आप देखे होंगे। इसमें प्रथम चरण में 20 जनवरी से 18 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि है और लॉटरी निकालने की तिथि 26 फरवरी है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश कराए जाने का दिनांक 6 मार्च 2024 है। इसी तरीके से द्वितीय चरण में 1 मार्च से 30 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। तृतीय चरण में 15 अप्रैल से 8 मई तक और चतुर्थ चरण में 1 जून से 20 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। यूपीआरटी एडमिशन एलिजिबिलिटी, तो ये जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं शामिल कर ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इसे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो दुर्बल आय वर्ग वाले फॉर्म भर सकते हैं और दुर्बल आय वर्ग में आता है 1 लाख रुपये सालाना आय। इसमें भी 35,000 तक वाले को वरीयता मिलेगी या BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे, तो ये आते हैं दुर्बल आय वर्ग और दुर्बल आय वर्ग यूपीआरटी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। फिर है अलाभित समूह, इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं वैयक्तिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC ST OBC PWD HIV कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर के बच्चे। तो ये अलाभित समूह है और यह भी यूपीआरटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। दायरा, निवास के आसपास के 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है जो इस प्रकार है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म पत्र भी मान्य है। बच्चे की फोटो, बच्चे की पासपोर्ट साइज की कलर फोटो होनी चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में निवास प्रमाण पत्र, राशन, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि यूज कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशन की कॉपी, आय का प्रमाण पत्र। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। HIV कैंसर बीमारी का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र की जगह आप क्या क्या दे सकते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर, माता पिता या अभिभावक द्वारा आय के संबंध में स्वघोषणा का शपथ पत्र। निवास प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न होने पर आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। यूपीआरटी के फॉर्म 20 जनवरी से भरे जा रहे हैं। यूपीआरटी की वेबसाइट की लिंक rt25.upsdc.gov.in है। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है जिसके अनुसार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से शुरू हैं और 18 फरवरी तक भरे जाएंगे। यूपीआरटी की लॉटरी और चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया हेतु वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम यूपीआरटी एडमिशन की पूरी जानकारी अब तक लाते रहेंगे। तो यूपीआरटी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपको बताया गया कि लॉटरी कैसे होगी, प्रवेश कैसे होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हम अपने सब्सक्राइबर के सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।